नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। इस देश की राजनीति में भूचाल आया हुआ है क्योंकि 2024 खत्म होते होते नरेंद्र मोदी ने इस देश की राजनीति में फिर साबित कर दिया है कि मोदी के आगे सब कुछ मुमकिन है। मोदी योगी की जोड़ी ने साबित कर दिया है कि हिंदू जाग सकता है, जगाने वाला चाहिए। और जो नतीजे आए हैं वो कई नेताओं के पॉलिटिकल करियर खत्म करने के लिए बड़ा दमखम रखते हैं। आज महाराष्ट्र और झारखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश बाईपोल के नतीजे आए और बॉस जो हुआ है ना, वो अभूतपूर्व है। लेकिन ये हुआ कैसे? 6 महीने में मोदी योगी की जोड़ी ने कैसे गेम पलटा है, आज इस वीडियो में आपको यह बताने वाला हूं। एक एक चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि शोर बहुत है, ईवीएम, प्रशासन, इसने ये किया, उसने वो किया। आपको सच पता होना चाहिए क्योंकि आज से 6 महीने पहले जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे तो इन दो लोगों को विपक्ष ने 99 सीट हासिल करने वालों ने उछल उछल के खारिज कर दिया था कि मोदी तो खत्म, योगी खत्म। अब गजब का फॉर्मूला अखिलेश यादव ने पीडीए का निकाल लिया। अब योगी 2027 में ना लौटने वाले। बोला जाने लगा कि योगी की कुर्सी जाने वाली है, मोदी की सरकार आज गिर जाएगी, कल गिर जाएगी। इनकी चिंदी मीडिया रोज वीडियो बनाने लगी कि अभी अगस्त में गिरेगी, अब सितंबर में गिरेगी, अब अक्टूबर में गिरेगी। रोज का खेला चल रहा था इनका। लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा बॉस कि मोदी योगी आज सुपर हीरो बनकर निकले हुए हैं देश की राजनीति के। और मोदी योगी ने वो कर दिया जो शायद कोई न कर पाया इस देश की राजनीति में, हिंदू को जगा दिया। ये सब कैसे हुआ? सिर्फ एक नारे से हो गया क्या? 6 महीने में वो महाराष्ट्र जहां पर बीजेपी जो है वो लोकसभा में पिछड़ गई थी, वहां अचानक महायुति 230 सीटों तक पहुंच रहा है। और झारखंड में भले बीजेपी को झटका लगा, उनकी सरकार नहीं बन रही, लेकिन बीजेपी का परफॉर्मेंस कैसे सुधर रहा है। और उत्तर प्रदेश में तो अभूतपूर्व हो गया। 9 सीटों के उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ ने 7 सीटें बीजेपी के झोली में डाल दी और अखिलेश यादव अपने गढ़ में सीटें हार रहे हैं। 6 महीने में यह कैसे हुआ कि महाराष्ट्र में जहां पर बीजेपी की सीटें घट गई थी, वहां अचानक बढ़ गई। उत्तर प्रदेश जहां योगी आदित्यनाथ को लोग कुर्सी से हटाने पे पड़े थे, वहां योगी आदित्यनाथ का रौला कायम हो गया। आज आपको यह सब बताऊंगा, लेकिन इन नतीजों से पहले, उनके बारे में बात करने से पहले आपको यह भी बता दूं कि आज आपको यह भी बताऊंगा कि इस तस्वीर ने झारखंड में बीजेपी के साथ कैसे खेला किया। एक तस्वीर जिसने झारखंड की पूरे चुनाव को पलट दिया, आज उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले जरा, कुछ लोगों की आदत है हर चुनाव के बाद रोने की, तो उनका रोना धोना सुनिए। उन्हें बरनौल की जरूरत है, लेकिन आपको तो नहीं। आप आनंद लीजिए, सुनिए संजय राउत क्या कह रहे हैं। मोदी जी हार गए हैं, लेकिन चाहे महाराष्ट्र हो चाहे और स्टेट में गड़बड़ की है। महाराष्ट्र के नतीजे भी उससे ज्यादा आने वाले थे अच्छे। हमारी 4 या 5 सीटें लोगों ने चोरी की है, मैं आपको बता रहा हूं। अब दिख रहा है आने वाले नतीजे आए हैं। जिस तरीके से लोकसभा में 151 असेंबलीज पे हमारी लीड थी, वो सिमट कर अगर इस नंबर पे आ गई है, तो एक प्रश्न चिन्ह जरूर उठता है कि कैसे इतना डिफरेंस आ गया। जो भी सर्वेज चल रहे थे सब कांटे की टक्कर बता रहे थे, जो भी सर्वेज हो रहे थे उसमें महाविकास आघाड़ी को बढ़त दे रहे थे, बात सब बता रहे थे एज है। एक कांटे की टक्कर इस तरीके से हो जाना कहीं ना कहीं थोड़ा आश्चर्यजनक भी है, सवालों के घेरे में भी आता है, और मन में एक सेंस ऑफ सरप्राइज है। हमारी आशा के विपरीत गए हैं और इसमें मुझे कोई संशय नहीं है कि हम शायद महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा बेटर कर सकते थे। लेकिन इस बात की खुशी है कि झारखंड में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। इस बात की भी खुशी है कि झारखंड में हमारी सरकार रिपीट हम करने जा रहे हैं। हम सबक सीखते हैं इलेक्शन से और ड्रॉइंग बोर्ड पर जाकर हम देखेंगे कि क्या हुआ। महाराष्ट्र का इलेक्शन बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन झारखंड एक उम्मीद है और एक आशा है कि अगर मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए तो जीता। तो सुप्रिया श्रीनेत कम से कम आज की डेट में संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी से तो बेहतर बात कर रही हैं कि देखेंगे क्या गलती हुई। ईवीएम का रोना, प्रशासन का रोना, ये सब नहीं चल रहा है। लेकिन वाकई महाराष्ट्र में हुआ क्या है, क्या खेला हुआ है, यूपी में क्या हुआ है, आखिर बीजेपी जो नुकसान में थी वो इतने फायदे में कैसे आ गई, ये बताने से पहले आपको आपके फायदे की एक खबर बताता हूं। जरा एक छोटा सा 1-1.25 मिनट का ये वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आपका फायदा कैसे हो सकता है। फिर आगे की बात बताता हूं। हमारी आपकी नौकरी इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे पास स्किल सेट क्या है। दुनिया बहुत तेजी से भाग रही है और आज की डेट में हम अपने स्किल्स पर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वही हमें सबसे अलग खड़ा करती है, हमें अलग बनाती है। आज की सबसे बड़ी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो है वो है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और 2024 की शुरुआत ही कई लोगों की नौकरियों के जाने से हुई थी।
लेकिन सच्चाई यह है कि एआई लोगों को रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि जो एआई को जानते हैं वो आपको रिप्लेस करेंगे। और इसलिए सेफ रहने के लिए मैं आपको एक कोर्स रेकमेंड करने जा रहा हूं, 3 आवर्स हैंड्स ऑन एआई ट्रेनिंग, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यह ट्रेनिंग यूजुअली पेड होती है, लेकिन हमारे चैनल के 1500 शुरुआती लोगों के लिए यह बिल्कुल फ्री रखी गई है। इस ट्रेनिंग में आप सीखेंगे जॉब हंटिंग और सैलरी हाइक स्ट्रेटजीज, कॉम्प्लेक्स डेटा सेकंड्स में सॉल्व करना, बिजनेस स्ट्रेटजीज फ्रेम करना और अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना भी। इसके अलावा और भी 20 और एआई टूल्स का यूज करना। यह ट्रेनिंग हर किसी के लिए, चाहे आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, जैसे मार्केटिंग, ऑपरेशंस, सेल्स, या फिर आप कंटेंट क्रिएटर, फ्रीलांसर या एंटरप्रेन्योर हो। यह ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको 5,000 रुपए का बोनस भी मिलेगा। ऑलरेडी 1 मिलियन से ज्यादा लोग इस ट्रेनिंग को कर चुके हैं, उन्हें फायदा हो रहा है, और मेरी टीम के भी कुछ लोगों ने इसको किया और उन्हें भी इसमें फायदा महसूस हुआ। इसलिए बिना देरी किए हुए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक कीजिए और रजिस्टर कर लीजिए, और फिर इनके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर आप लेटेस्ट अपडेट भी हासिल कर सकते हैं। तो आइए अब फिर से लौटते हैं आज की। तो ये आपके फायदे की बात हो गई। आप भी अपने आप को अपडेट रखिए, अपने आप को बेहतर बनाते रहिए, जैसे नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ बना रहे हैं। लेकिन आज के नतीजों की अब बात करता हूं। सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि जिस झारखंड की हम बात कर रहे हैं, जहां बीजेपी की सरकार जो है वो नहीं बन पाई, लेकिन अगर आप देखेंगे उस झारखंड में भी बीजेपी वोट शेयर के मामले में सबसे ऊपर है। बीजेपी को ऑलमोस्ट 33% वोट शेयर है, कांग्रेस को 15.5% और दूसरे नंबर पर जेएमएम है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसको 23% वोट आया है। लेकिन सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा को 33 आई हैं, बीजेपी 22, कांग्रेस 16, आरजेडी 5 और सीपीआई एमएल को 2 सीट आई है। झारखंड में क्या हुआ इस पर भी आगे बात करूंगा। इसी तरह अगर आप महाराष्ट्र में देखेंगे, महाराष्ट्र में बीजेपी ने इतिहास रच दिया। बीजेपी 149 सीटों पर लड़ रही थी, उसमें से 129 जीत ली। मतलब इतना जबरदस्त स्ट्राइक रेट शायद ही किसी पार्टी का रहा हो। शिवसेना शिंदे गुट ने 55 सीटें जीती हैं। अजीत पवार वाली एनसीपी ने 40 सीट, बॉस 40, और उद्धव ठाकरे 20 पे सिमट गए। कांग्रेस तो उद्धव ठाकरे से भी नीचे 19 पर आ रही है, और शरद पवार की पार्टी तो 12 पे। एआईएमआईएम को 3 सीट आई है और अन्य के खाते में 10 जा सकती है। बीजेपी का वोट शेयर यहां सबसे ज्यादा है, 26%। कांग्रेस जो है वो 11%, शिवसेना शिंदे गुट 12.5% और उद्धव ठाकरे की पार्टी तो उससे नीचे 10.5% पर है। यानी बाला साहब ठाकरे की विरासत किसके हाथ में जा रही है वो सबको दिख रहा है। शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी अब खत्म ना हो जाए, इसका संकट जो है वो मंडराने लगा है। आपको क्या लगता है, उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना खत्म हो जाएगी, या इस चुनाव में क्या हुआ है? आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन फिलहाल अब आपको यूपी के नतीजों के बारे में बताता हूं, फिर आऊंगा ये सब हुआ कैसे है। उत्तर प्रदेश में भी ऐतिहासिक चीज हो रही है। मीरापुर की सीट आरएलडी के खाते में जा रही है। कुंदर की, जो कि समाजवादी पार्टी की सीट थी, वो कुंदर की सीट जो 30 साल से बीजेपी नहीं जीती थी, वो बीजेपी निकाल रही है, वहां रामवीर सिंह जीत रहे हैं। गाजियाबाद बीजेपी की थी, बीजेपी रिटेन कर रही है। खैर की सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। एक और बड़ा उलटफेर हो रहा है, करहल समाजवादी पार्टी जीत रही है। सीसामऊ समाजवादी पार्टी जीत गई है। फूलपुर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। कटेहरी जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। माजवा जो है वो सुचस्मिता मौर्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जीत रही है। और केदारनाथ में भी बीजेपी जीत गई है, ये याद रखिएगा। यानी उत्तर प्रदेश की 9 उपचुनाव वाली सीटों पर 9 सीटों में 7-2 का आंकड़ा है, बॉस। वो उत्तर प्रदेश जहां लोग कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ तो खत्म हो गए, बॉस, वहां उत्तर प्रदेश में पूरा गेम पलट दिया योगी आदित्यनाथ ने, और 7-2 से वहां पर जीत हासिल कर रहे हैं, जो कि ऐतिहासिक है। लेकिन आपको एक सीट है कुंदर की, उसके बारे में भी बताता हूं, जहां बड़ा हंगामा हुआ कि अरे वोट नहीं डालने दिया, वोट नहीं डालने दिया। वहां 30 साल के बाद बीजेपी जीत रही है, और वहां रामवीर सिंह जीत रहे हैं, जिनको 1 लाख से ज्यादा वोट पड़े हैं। और जो मोहम्मद रिजवान समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, उनको मात्र 13,000 वोट आया है। और अगर इस सीट की बात करूं तो यहां बीजेपी उम्मीदवार के लिए मुसलमानों ने भी वोट किए। और रामवीर सिंह का काम ऐसा था कि पहले जब वो उतरे चुनाव में तो उनको 2,000-2,500 वोट मिला था, मेरे ख्याल से 2,500 2007 में। फिर मुसलमानों के 5,000 वोट मिले, फिर 25,000, फिर 75,000 पिछले इलेक्शन में मिले थे। और इस बार 11 कैंडिडेट मुसलमान थे, एक से रामवीर सिंह जो है वो हिंदू थे। लेकिन उन्होंने इतना काम किया वहां पर कि मुसलमानों ने भी वोट दिया, और वहां पर उन्होंने इतिहास रच दिया। इसी तरह से अगर आप देखेंगे कुछ और नतीजों के बारे में, जैसे बिहार का नतीजा, वहां पर आरजेडी खत्म हो गई है, बॉस। 4 सीटों पर बिहार में उपचुनाव हुए, और वो चारों सीटें एनडीए के खाते में गई हैं। रामगढ़ कैमूर भाजपा, बेलागंज गया की सीट जेडीयू जीत रही है।
इमामगंज गया में HAM जीत रही है, मांझी की पार्टी, और भोजपुर की तरारी सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। इसी तरह से बंगाल में ममता बनर्जी को वो आरजी कर अस्पताल मामले के बाद भी कोई असर नहीं पड़ा उनकी पॉपुलैरिटी पर, और वहां 6 सीटों पर उपचुनाव था और 6 सीट ममता बनर्जी ने जीत ली है, हासिल कर ली है। यानी जो लोग ईवीएम का रोना रो रहे हैं वो ये याद रखें कि भाई देखो आपके सहयोगी भी जीत रहे हैं। कर्नाटक में 3 सीटों पर उपचुनाव था, तीनों कांग्रेस जीत गई है। तो इस तरह से नतीजे आए। तो इसलिए ईवीएम का रोना से कोई फायदा नहीं है, पब्लिक सब समझती है। अब मैं आपको बताना शुरू करता हूं कि कहां क्या हुआ है। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के पीछे पूरा इकोसिस्टम पड़ गया। यार खत्म हो गए योगी, अब नहीं बचेंगे, उनकी तो पॉपुलैरिटी खत्म हो गई, अमित शाह उनको खत्म कर देंगे, मोदी उनको हटाना चाहते हैं, वगैरह वगैरह नैरेटिव गढ़ा है। लेकिन बॉस, जैसा मैंने कहा शुरू में कि हिंदू जगता है, कोई जगाने वाला चाहिए, वो काम मोदी योगी ने किया। और योगी ने एक नारा दिया था, उसकी याद दिलाता हूं, फिर आगे की बात बताता हूं। तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। अब योगी ने यह बात कही, क्या इसी से असर हो गया? नहीं, इसमें एक तस्वीर ने भी बड़ा योगदान दिया। आपको यह तस्वीर याद होगी, अखिलेश यादव जहां जाते थे वो फैजाबाद की सीट जीतने वाले अपने कैंडिडेट को, अवधेश प्रसाद को, ट्रॉफी की तरह सजा कर ले जाते थे कि देखो मैंने बीजेपी को जो है वो अयोध्या में हरा दिया। कई लोगों का मानना है कि वैसे ही उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी की सीटें कम आई तो उत्तर प्रदेश में हिंदू जो है ना, उसको ये लगा कि हमने क्या कर दिया, ये राम मंदिर बना के जिसने दिया हमने उसका साथ नहीं दिया। और उनके जख्म पर, हिंदुओं के जख्म पर अखिलेश यादव ने नमक छिड़क दिया, ये अवधेश प्रसाद को पूरे टाइम साथ घुमाकर। जितनी जगह अवधेश प्रसाद को लेकर अखिलेश यादव जाते थे, हर बार वो हिंदुओं को एहसास कराते थे कि देखो मैंने कैसे बीजेपी को हरा दिया, हिंदुओं ने बीजेपी का साथ नहीं दिया राम मंदिर मिलने के बावजूद। यह बात हिंदुओं को चुभ रही थी और इस बात पर सबसे बड़ा डोज बनकर आया योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे का नारा। हिंदू को यह समझ में आ गया कि बटे थे इसलिए यह तस्वीर बनी है, इसलिए हमारा मजाक बन रहा है। और उत्तर प्रदेश में बटेंगे तो कटेंगे के नारे का जबरदस्त असर रहा। योगी आदित्यनाथ के काम का असर तो था ही। दूसरी बात, जो एक नैरेटिव फैलाया गया था कि भाई आरक्षण खत्म कर देंगे नरेंद्र मोदी आकर, वो ज्यादा दिन चला नहीं। तो उत्तर प्रदेश में वो नैरेटिव भी खत्म हो गया। लोगों को समझ में आ गया कि हमारा तो काट रहे थे ये लोग, तो इसलिए लोगों ने वो कटवाना भी बंद कर दिया। बटेंगे तो कटेंगे, उनको वहां भी समझ में आ गया कि लोग मूर्ख बना रहे थे ये लोग, तो वो नैरेटिव भी खत्म हो गया। तो इसलिए वो पूरा वोट कंसोलिडेट हुआ। संघ ने जबरदस्त तरीके से काम किया। आपको याद होगा मोहन भागवत योगी आदित्यनाथ से मिले थे और इसलिए जमीन पर जबरदस्त तरीके से काम हुआ। कोई कितना चिल्लाए ईवीएम, कोई कितना चलाए प्रशासन, भाई प्रशासन अगर रोक सकता था तो ईवीएम की क्या जरूरत थी, और ईवीएम से हो जाता तो प्रशासन को लगाने की क्या जरूरत थी। इसलिए नैरेटिव कोई समझे, कोई जो है वो मानेगा नहीं। अखिलेश यादव का यूपी में तुक्का लग गया था लोकसभा चुनाव में, अब ये लोगों को एहसास हो रहा है और अखिलेश यादव 2027 भी हारेंगे। अब इसको लेकर मजबूत स्थिति योगी आदित्यनाथ की बन गई है और मोदी के बाद योगी, अब ये नारा और मजबूत हो गया है आज के नतीजों के बाद। ये तो बात हुई उत्तर प्रदेश की। अब आपको बताता हूं जरा महाराष्ट्र की बात। महाराष्ट्र में भी बहुत सारी चीजें हुई। देखिए बीजेपी में एक चीज अच्छी है, वो चुपचाप काम करते हैं। जैसे ही उनको दिखा कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में हमको नुकसान हुआ, उन्होंने माझी लड़की बहन योजना वहां पर लागू कर दिया और महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाने लगे। तो ये अपने आप में बड़ी बात थी और उन्होंने कहा कि हम सत्ता में लौटे तो इस 1500 को बढ़ाकर 2100 रुपया कर देंगे। तो वहां पर महिलाओं ने बीजेपी को भर भर के वोट दिया है, ये कहा जा रहा है। दूसरी बात, ओबीसी वोट को कंसोलिडेट किया। कई बीजेपी के बड़े नेता वहां महाराष्ट्र में लगातार दौरे कर रहे थे। किरण रिजिजू, धर्मेंद्र यादव, सारे लोग जाकर वहां पर जो है अलग अलग समूहों में काम कर रहे थे। तो ओबीसी वोट कंसोलिडेट हुआ। संघ ने जबरदस्त काम किया बॉस, छोटी छोटी टुकड़ियां बना के महाराष्ट्र में काम हुआ है। तो वो सोशल मीडिया पे काम नहीं करते हैं, ट्विटर पे अपनी सरकार बनाने का दावा नहीं करते और उसी में नाचने नहीं लगते हैं कांग्रेस और उनके गठबंधन की तरह या उनके इकोसिस्टम की तरह। वो जमीन पे काम कर रहे थे और फिर किसानों की जो नाराजगी थी उसको उन्होंने दूर किया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस सोयाबीन का बढ़ाकर। तो ये सारी चीजें जो हैं वो सरकार का काम, संघ का साथ देना, मोदी योगी का इकट्ठा होना,
दूसरी बड़ी बात, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने जाकर महाराष्ट्र में कहा कि एक हैं तो सेफ हैं, बॉस वो शिवाजी की धरती है भाई। उनको ये दिखने लगा था कि भाई बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे किस तरह से पाला बदल गए हैं, किस तरह से बाला साहब ठाकरे जो है वो हिंदुओं की बात छोड़कर अब एकदम ऐसा लग रहा है जैसे मुसलमानों के साथ हो गए हैं। ये बात उन्हें चुभ रही थी। बीजेपी ने जो वोट जिहाद का आरोप लगाया, वो वोट जिहाद का आरोप लोगों में पेनिट्रेट किया। लोगों को लगा कि भाई एक तरफा वोट उधर पड़ सकता है तो हिंदू क्यों नहीं कर सकता है, और बिना हिंदू वोट के कंसोलिडेशन के ऐसे नतीजे आने असंभव हैं, असंभव। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी को जो 129 130 सीट आ रही है वो सीधे सीधे हिंदू जागा है, एक हुआ है, एक है तो सेफ है में विश्वास जगाया है उसने, ये दिख रहा है। और शिवाजी की धरती पर भी अगर हिंदू नहीं जागता तो फिर कहां ही जागता, आप सोचिए। और महाराष्ट्र में हिंदुओं ने राहुल गांधी को मैसेज दिया है, कांग्रेस को इतना सा उसका मुंह कर दिया है। शिवाजी की धरती से हिंदुओं ने मैसेज दिया है कि जाति में बांटने की बात करोगे तो आपकी हालत ऐसी कर दी जाएगी कि आप बचोगे नहीं महाराष्ट्र के अंदर सियासत में। शरद पवार की पार्टी, आप सोचिए उस पर संकट खड़ा हो गया भाई। शरद पवार तो रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं। अजीत पवार को भर भर के सीटें आ गई बॉस। सुप्रिया सुले कौन से मुंह से जो है वो पार्टी खड़ी कर पाएंगी, कौन विश्वास जताएगा? उद्धव ठाकरे की पार्टी बचेगी? अब अगले 5 साल में सब सफा चट हो जाएगा भाई। एकनाथ शिंदे ऑलरेडी उनकी पार्टी खत्म कर चुके हैं। 5 साल उद्धव ठाकरे के बूते का नहीं है अपनी पार्टी को संभाल। उनका बेटा जीतेगा कि नहीं जीतेगा यही कंफर्म नहीं हो रहा अभी, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं। बाकी के लोग भी टूट के इधर आ जाएंगे, एनसीपी खत्म हो जाएगी बॉस। और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स आप सोचिए, जिन अमित शाह के लिए संजय राउत ने कहा था कि मातोश्री आएंगे अमित शाह हमसे बात करने, आज उन्हीं अमित शाह ने किस तरह से नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने मिलकर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को खत्म कर दिया, शरद पवार को खत्म कर दिया, और कांग्रेस तो खत्म है ही है। आप सोचिए क्या पॉलिटिक्स बना दी इन लोगों ने महाराष्ट्र की। धुआंधार काम हुआ है महाराष्ट्र में, तो जमीन पर के लेवल पर काम हुआ है। लेकिन फिर सवाल है कि अगर हिंदू एकजुट हो रहा था तो झारखंड कैसे हार गई बीजेपी? वहां बीजेपी एक है तो सेफ है के नारे से हारी। आप कहेंगे ये नारा तो मोदी जी का है, तो वहां हेमंत सोरेन कैसे जीत गए? ये नारा हेमंत सोरेन ने चुपचाप इस्तेमाल कर लिया। एक तस्वीर से खेल बदला, और वो तस्वीर क्या थी बॉस? वो तस्वीर थी ये तस्वीर। इसमें आगे हेमंत सोरेन बैठे हैं और पीछे जो वो आपको व्यक्ति दिख रहे हैं वो है शिबू सोरेन, उनके पिता। डिफरेंस करना मुश्किल है कि ये हेमंत सोरेन है, वो शिबू सोरेन है। दोनों लग रहा है जैसे उनके पीछे उनकी ही फोटो लगी हुई, एकदम बाप की छवि में आ गए। लेकिन आप कहेंगे इससे क्या हो गया? इससे क्या हुआ आपको समझने के लिए ये तस्वीर देखनी होगी। हेमंत सोरेन, बाईं तरफ की तस्वीर में वो हेमंत सोरेन है जो जेल जाने के पहले थे, क्लीन शेव, सूट बूट पहनने वाले। और जब जेल से बाहर निकले तो उन्होंने बिल्कुल अपना आदिवासी चेहरा, अपना व्यक्तित्व जो है वो अपने पिता शिबू सोरेन जैसा बना लिया। जेल जा रहे थे तो फैंसी जैकेट पहन के थम्स अप करते जा रहे थे, बाहर निकले तो कंधे पे गमछा था, देसी, एकदम देसी अंदाज में बाहर निकले, दाढ़ी बढ़ा ली और अपने पिता के रूप में आ गए। बॉस हेमंत सोरेन ने एक बहुत बड़ा मैसेज दे दिया अपने वोटर्स को कि आदिवासी हूं मैं, इसलिए मेरे साथ अत्याचार किया है मोदी ने। और ये नैरेटिव वो सेट करने में कामयाब हो गए। उन्होंने आदिवासियों को यह महसूस करा दिया कि एक हैं तो सेफ है, क्योंकि अगर एक नहीं रहोगे तो नरेंद्र मोदी की सरकार अगर एक आदिवासी मुख्यमंत्री को नहीं छोड़ रही है, जेल भेज दे रही है, तो बाकी आदिवासियों का क्या करेगी सोचो। तो ये नैरेटिव गढ़ने में हेमंत सोरेन कामयाब हो गए, और इस नैरेटिव को गढ़ने के लिए उन्होंने पूरे गेटअप का इस्तेमाल किया, अपना पूरा रूप जो है वो चेंज कर लिया। उन्होंने उससे सेंटिमेंट हासिल किया, अपने परिवार की तस्वीरें डालनी शुरू की, बच्चों के साथ खेलते हुए, परिवार के साथ दिखते हुए, बिल्कुल एक ऐसे आदमी की तरह जो गरीबी में रहता हो। वो जो नैरेटिव है कि भाई हेमंत सोरेन ने इतना पैसा छाप लिया, ये कर लिया, वो नैरेटिव ही ध्वस्त कर दिया उन्होंने अपनी तस्वीरों से। और इसलिए झारखंड में आपने देखा होगा कि बीजेपी ने बहुत जो है हेमंत सोरेन को टारगेट नहीं किया। उनको समझ में आ गया था कि हमने हेमंत सोरेन, जो जब जेल गए तो वो हेमंत सोरेन हीरो बन के बाहर निकले, वो विलन नहीं बन पाए लोगों की नजर में। और इसलिए बीजेपी समझ गई थी कि हेमंत सोरेन को टारगेट करने का नुकसान होगा, आदिवासी जो है वो नाराज है। तो इसीलिए आदिवासियों की समस्या उन्होंने उठाई कि इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है और आदिवासी जो है वो नुकसान में है इस इन्फिल्ट्रेशन से। लेकिन आदिवासी को लगा कि उससे ज्यादा खतरा उन्हें
अपने नेता को बचाने के लिए अपनी मेहनत करनी है, क्योंकि कहीं खतरा केंद्र सरकार से ना हो। यानी नैरेटिव हेमंत सोरेन का चल गया, उनकी तस्वीर से चल गया। और इसीलिए झारखंड में बीजेपी जो आदिवासी बहुल इलाके हैं, जो आदिवासियों के लिए रिजर्व सीट है 28, उसमें से ज्यादा सीटें हार गई। सुपड़ा साफ कर दिया हेमंत सोरेन ने आदिवासी बहुल इलाकों में, इसीलिए बीजेपी झारखंड हार गई। हिंदू वहां भी कंसोलिडेट हुआ, लेकिन वहां आदिवासी जो है वो सीधे सीधे हेमंत सोरेन के साथ चला गया, हेमंत सोरेन के नैरेटिव के साथ। हालांकि झारखंड को लेकर बहुत ज्यादा बीजेपी हतोत्साहित नहीं होगी, वहां उसकी सीटें जो हैं वो ठीक ठाक हैं, वहां उसका वोट शेयर ठीक ठाक है, उसको पता है आज नहीं तो कल वो फिर से कम बैक कर लेगी। लेकिन महाराष्ट्र में कम बैक करना, यूपी में कम बैक करना, यह दिखाता है कि मोदी योगी मिलकर जो हिंदुओं को जगाने का प्रयास कर रहे थे वो हो रहा है। राहुल गांधी की ये 89th हार है, 89वीं हार है, और राहुल गांधी इस वक्त शिमला में बैठे हुए हैं, छुट्टी मना रहे हैं। नरेंद्र मोदी झारखंड हार जाएं या महाराष्ट्र में जबरदस्त जीत जाएं या हरियाणा में जीत जाएं या 240 सीट जो है वो उनकी आ जाए लोकसभा चुनाव में, नरेंद्र मोदी शाम को दफ्तर पहुंचते हैं, बीजेपी के कार्यालय पहुंचते हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। और राहुल गांधी हरियाणा के बाद गायब हो गए, आज गायब हैं, शिमला में बैठे हुए हैं। कार्यकर्ता मुंह बाय देख रहा है कि क्या करना है सर, हम लोग हार गए, एकदम खत्म मामला लग रहा है। राहुल गांधी तो छुट्टी मना रहे हैं। कैसे कंपीट करेंगे ये मोदी से? राहुल गांधी का इंडिया अलायंस में क्या कद रह गया आज की डेट में? कांग्रेस पार्टी का क्या कद रह गया महाराष्ट्र में इस तरह की बुरी और दुर्गति वाली हार के बाद? झारखंड में कौन सा कांग्रेस ने बहुत अच्छा कर दिया, वहां तो जेएमएम की वजह से बच गए। हरियाणा में खत्म हो गए, बीजेपी से जहां जहां सामने की फाइट है कांग्रेस खत्म हो गई है। राहुल गांधी और उनका इकोसिस्टम कब तक राहुल गांधी को चमका के रख पाएगा, अब यह बड़ा प्रश्न है। अखिलेश यादव यूपी में कैसे कमबैक करेंगे? 27 तो हाथ से गया हुआ लग रहा है, 2027। उद्धव ठाकरे की पार्टी खत्म हो जाएगी, जिस तरह से वहां महाराष्ट्र के नतीजे आए हैं। शरद पवार की तो खत्म होती दिख ही रही है। बहुत सारे लोगों का करियर खत्म होने को आ गया है, ये ऐसे नतीजे आए। मोदी अब लोकसभा में पहुंचेंगे सोमवार को, तो मोदी मोदी के नारे के गूंज सुनाई देगी। अगले साल सिर्फ 2 चुनाव है, दिल्ली और बिहार। दिल्ली में फरवरी में चुनाव है, मार्च में, और बिहार में नवंबर में। उस बीच कोई चुनाव नहीं है। इंडिया अलायंस कमबैक करेगा तो करेगा कैसे? दिल्ली में तो करने से रहा कांग्रेस पार्टी का कमबैक होने से रहा, बिहार में तो खत्म ही मामला लग रहा है, आरजेडी उपचुनाव नहीं जीत पा रही। कहां जाएंगे ये लोग? इसलिए मोदी के लिए 27 योगी के लिए और 29 नरेंद्र मोदी के लिए सेट दिखने लगा है। और अब इन मोदी को रोकना मुश्किल ही नहीं, असंभव होगा। नरेंद्र मोदी अब इस देश को वैसे चला रहे हैं जैसे वो चाहते थे, और जो लोग नैरेटिव फैला रहे थे कि खत्म हो गया मोदी, वो आज खुद खत्म होते दिख रहे हैं। आपकी राय क्या है? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।